हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, तैयारी कर रहे होगे आप लोग। तो मैं BS चौहान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास जो है कक्षा 9th के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में जो यूनिट 2 है भूगोल, उसके अंतर्गत पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत और आकार और उसकी स्थिति क्या है। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, पाठ 1 भारत आकार और स्थिति, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये दूसरा पाठ है भूगोल के अंतर्गत, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें हम भारत के जो भौतिक संरचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें, और वीडियो को लाइक करें। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यानी भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, यानी पृथ्वी की जो आकृति है वो अलग अलग है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं समुद्र हैं, कहीं मरुस्थल हैं। ठीक है, एक जैसा जो है स्थलाकृति नहीं है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे, जानते होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। यानी हमारे देश में विभिन्न प्रकार की पृथ्वी की जो आकृति, जमीन की जो बनावट है वो पाई जाती है। जैसे कहीं पर्वत हैं तो कहीं मैदान हैं, कहीं मरुस्थल हैं, कहीं पठार हैं, तो कहीं द्वीप समूह हैं। ये भारत की जो भू आकृति है वो भिन्न भिन्न है। जैसे ये भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न आकृति है। और भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। जो भारत की भूमि है उसमें भौतिक भौतिक मतलब देखने में, उसकी बनावट में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अगर भूगर्भीय दृष्टिकोण से देखें, इसकी जो है रचना की दृष्टि से देखें, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो पृथ्वी की सतह है उसकी सबसे पुराना भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल ही के भूकंपों ने, जो भूकंप आए हैं, उन्होंने गलत साबित किया है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। हिमालय पर्वत है और जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये इनको बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। कैसा भाग है? अस्थिर भाग है, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है। हिमालय पर्वत में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, और जिससे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां इससे निकली हुई हैं। देखिए ये ये मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के द्वारा आप देख सकते हो, ये हिमालय पर्वत है। ये वाला जो है ये क्या है? हिमालय पर्वत यहाँ तक विस्तारित है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, वो आगे बताएंगे।
3 भागों में बांटा गया है और ये उत्तर में अधिक चौड़ा है और जैसे जैसे इधर बढ़ता चला जाता है ये संकरा होता चला जाता है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जो उत्तर का विशाल मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय और रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। जो सेलें होती हैं, 3 प्रकार की सेलें बच्चों होती हैं, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल और अवसादी सेल। इनमें से जो आग्नेय सेल है और रूपांतरित सेल है इनसे जो है कम ऊंची वाली पहाड़ियाँ और घाटियाँ बनी हुई हैं, इनका निर्माण हुआ है इनसे। अब आइए जानते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण। जो भारत की जो स्थलाकृति है उसको कितने भागों में बांटा गया है? भारत की जो स्थलाकृति है उसको कितने भागों में बांटा गया है? जो भारत की मुख्य भौगोलिक स्थलाकृति है उसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है, ध्यान रखना बच्चों, पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा है उत्तरी मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो ये भारत की मुख्य भौगोलिक संरचना है, इसको 6 भागों में बांटा गया है। तो आइए बारी बारी से एक एक का अध्ययन करते हैं। तो पहली संरचना है, पहली स्थलाकृति है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का नाम सभी बच्चे जानते हैं। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। यानी युवा मतलब इसका निर्माण अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, निर्माण हुए और ये बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से होकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। कहाँ तक फैली हैं? पश्चिम और पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर, यानी सिंधु नदी से लेकर, सिंधु प्रांत से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। कैसे फैली हैं आइए देखते हैं। कहाँ तक पर्वत श्रृंखला फैली है? देखिए, ये सिंधु नदी यहाँ से निकली है, ये सिंधु नदी है। तो यहाँ से पश्चिम से और पूर्व से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है हिमालय पर्वत। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये पॉइंट नोट करने वाला बच्चों, हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। यानी उत्तर में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ती चली जाती है इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है और जो लंबाई है इसकी वो 2400 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी पश्चिम में जो इसकी ऊंचाई है और पूर्व में जो इसकी ऊंचाई है उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी इस देशांतरी विस्तार के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जो सबसे ऊपरी भाग है, जो हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है उसको हम क्या नाम दिया है मैंने? उसका नाम है आंतरिक हिमालय या हिमाद्री
या महान हिमालय। तो हिमालय पर्वत का पहला भाग है और जो सबसे ऊपरी भाग है उसका नाम है महान हिमालय, हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। यह कैसी श्रृंखला है? सतत निरंतर श्रृंखला बनी हुई है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें जो औसत ऊंचाई दी गई है, तो जो औसत ऊंचाई है वो ज़्यादा जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, ऊंचे शिखर हैं, उनका जब औसत निकाला गया है तो कम से कम 6000 मीटर की ऊंचाई है। उनके जो ऊंचे ऊंचे शिखर हिमालय पर्वत पर, उनकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। इसमें जो हिमालय पर्वत के जो मुख्य शिखर है, सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो इसमें सम्मिलित होती हैं। अब आइए जानते हैं हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर कौन कौन से और कहाँ कहाँ स्थित है, उनकी लंबाई क्या है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेसन। देखिए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कितनी है बच्चों? 8848 मीटर है। लेकिन वर्तमान में इसकी ऊंचाई में परिवर्तन हो गया है, लगभग जो है 8850 मीटर के करीब पहुंचने वाली है। इसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। क्या है? ये भारत में स्थित है। कंचनजंगा चोटी कहाँ स्थित है? भारत में, जिसकी ऊंचाई क्या है? 8598 मीटर। इसके बाद है मेकालू, ये नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। और धौलागिरी, ये भी नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। इन चोटियों को कहाँ स्थित है, इनकी क्या ऊंचाई है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत दिए गए हैं, इनको आप लोग अवश्य याद करना। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा नंगा पर्वत है, जो कि भारत में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा है, ये नेपाल में स्थित है, 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नंदा देवी भारत में है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। कामेट पर्वत, कामेट शिखर जो भारत में है, 7756 मीटर है। नामचा बरुआ भारत में है, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगरुला मंदाता नेपाल में है, जो 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये हिमालय पर्वत के कुछ महत्वपूर्ण उच्च शिखर हैं, जिसके नाम मैंने यहाँ पर बताए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा उच्च शिखर या पर्वत श्रृंखला का जो भाग है वो किस देश में स्थित है और उसकी लंबाई या ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। हिमालय के इस भाग का, यानी जो हिमाद्री है या महान हिमालय है, इसका जो क्रोड है, जो आंतरिक भाग है, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और जितनी ऊंचाई होगी वहाँ पर जो है बर्फ जमी रहती है, तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है, बहुत सी हिमानियाँ निकलती हैं। अब इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है, ये आपको पता करना है और पाठ के अंत में आपको बताए भी जाएंगे कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम क्या हैं, कौन कौन से दर्रे हिमालय पर्वत पर हैं, और भारत के उन राज्यों के नाम बताएं जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं, जिनका वर्णन हमने ऊपर किया है, वो कहाँ स्थित हैं। तो उन सब का जिक्र हम आगे करेंगे।
तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जो पीर पंजाल श्रृंखला है वह सबसे महत्वपूर्ण, जो कि जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर तथा महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। कसमें महान हिमालय में ही ये घाटियाँ जो है, कुल्लू मनाली की घाटी है या कांगड़ा घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमालय पर्वत के महान हिमालय भाग में स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा गया है। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसका क्या नाम दिया गया? शिवालिक दिया गया है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जानी जाती हैं। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून है, कोटरी दून है, पाटरी दून है आदि। कुछ महत्वपूर्ण दून हैं, ये सब घाटियों में ही स्थित हैं। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है हिमालय पर्वत। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, सिंधु नदी से पूर्व से होता हुआ ये कहाँ तक जाता है? ब्रह्मपुत्र घाटी तक जाता है, यहाँ तक आता है। और कौन कौन से पर्वत हैं इनका अध्ययन हम बाद में करेंगे, जैसे ही जिक्र आएगा इसका। देखिए ये हिमालय पर्वत का चित्र बना हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये सबसे ऊंची चोटियां हैं जिन पर जो है बर्फ जमी हुई है। सफेद सफेद जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कलर, ये बर्फ जमी हुई है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच के स्थित हिमालय के भाग को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। काली और तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता एवं दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं, यानी सीमाओं का निर्धारण करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, यानी हिमालय को उस क्षेत्र विशेष में किस नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग, जिसे महाखड्ड या गार्ज कहा जाता है, के बाद हिमालय दक्षिण की और एक तीखा मोड़ बनाती भारत की पूर्वी सीमा है उसमें प्रवेश कर जाती है, के साथ फैल जाता है और इन्हें पूर्वांचल तथा पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों
जो अवसादी सेल से बनी हैं, ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। यानी जो पूर्वांचल भाग में यानी पूर्वी भाग में जो इन श्रृंखलाओं पर जो पहाड़ियाँ हैं उनके नाम दिए गए हैं। क्या है? पटकाई पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी। तो यहाँ पर ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये मिजो पहाड़ियाँ हैं। देखिए आप मिजो पहाड़ियों का दृश्य कितना मनोरम है, कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से एक दृश्य यहाँ पर दिया गया। ये मिजो पहाड़ियों का है, जो पूर्वी क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत की ये पहाड़ी है। क्योंकि ये मिजोरम में स्थित है इसलिए इसका नाम मिजो पहाड़ी रखा गया है। ये भारत का उत्तरी मैदान है। अब यहाँ पर हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे जो दूसरा वर्गीकरण है, उत्तरी मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। अब ये उत्तर का विशाल मैदान क्या है? उत्तर का विशाल मैदान क्या है? देखिए, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, जो उत्तर का विशाल मैदान है, 3 प्रमुख नदी प्रणालियों कौन सी नदी हैं? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका निर्माण 3 प्रमुख नदी तंत्रों से बना हुआ है। इसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शामिल है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जो उत्तर का विशाल मैदान है किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन या द्रोणी से में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। और इस उत्तर का विशाल मैदान का जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यानी उत्तर के विशाल मैदान का जो कुल क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर चौड़ा है। जो उत्तर का विशाल मैदान है इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, और कहाँ? असम में। कहाँ की बात हो रही है? असम में बात हो रही है। असम में जो जहाँ असम से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरी है, तो वहाँ पर स्थित जो माजुली द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और जहाँ पर लोग जो है निवास करते हैं। तो ये 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही घनी आबादी निवास करती है। क्योंकि जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, जल उपलब्ध रहता है, ठीक है, खाद्यान्न अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। और जहाँ पर जल होगा वहीं पर जो है कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। जहाँ कृषि होगी, जहाँ सब सुख सुविधाएं होगी, वहाँ पर जनसंख्या जो है घनी होगी। और जहाँ पर सुख सुविधाओं का अभाव होगा वहाँ जनसंख्या कम होगी या विरल होगी। जैसे राजस्थान में सुविधाओं का कम अभाव है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। ठीक है, दूर दूर जो है गांव पाए जाते हैं या लोग रहते हैं। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। भारत में सबसे ज़्यादा जो कृषि होती है वो उत्तर के विशाल मैदानों में होती है। और उत्तर के विशाल मैदानों में कौन कौन से राज्य आते हैं बच्चों? पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है। ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कृषि कार्य किया जाता है। क्योंकि यहाँ की मिट्टी जलवायु है यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। और कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु भी यहाँ पर पाई जाती है और जल की उपलब्धता भी है। सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर जो है सबसे अधिक मात्रा में कृषि की जाती है और यहीं पर लोग जो है निवास भी करते हैं। इसीलिए जो है भारत में जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है
भारत के अन्य राज्यों की जनसंख्या से सबसे अधिक है, पहले नंबर पे आता है। उत्तरी भारत से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं, यानी उत्तरी पर्वतों से, यानी जो पर्वत हिमालय पर्वत किधर है, उत्तर दिशा में है, तो उत्तर से जो हिमानियाँ हैं, जो बर्फ है वो पिघल रही है, वहीं से जो है विभिन्न प्रकार की नदियों का उद्गम स्थल है, और वहीं से जो है नदियाँ अपने साथ निक्षेपण करती हैं, उन्हें कुछ अवसादों को लाती हैं, अवसादों को अपने साथ बहाकर लाती हैं। और नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। जैसे ऊपर से आती नदी, उसका जो है वेग ज़्यादा होता है, ढलान पे वेग ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे मैदानों में आती हैं तो जैसे जैसे नीचे ढलानों पे आती तो इनका वेग कम हो जाता है, गति कम हो जाती है। और गति कम होने से जो है जिसके परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है, और ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। ठीक है, बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। मान लीजिए नदी यहाँ से निकली है तो ये आई, ठीक है, और यहाँ पर अवसाद जमा हो गया तो ये वितरिकाएँ हो जाती हैं, दूसरी धारा से जो है दूसरी दिशा से ये नदियाँ निकल जाती हैं। इस तरह से जो ये मैदान छूटा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, गाद कहते हैं। और इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। अब यहाँ पर आता दोआब का अर्थ। दोआब क्या है? दोआब क्या है देखिए समझ लेते हैं बच्चों। दोआब दो नदियों के बीच का भाग होता है, दो नदियों के बीच का भाग होता है। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब में भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पांच और आब का अर्थ है पानी। पांच ओर से पानी है, पांच नदियां पंजाब से होकर गुजरी हैं, इसलिए पंजाब का नाम और उस स्थान का नाम जो है पंजाब पड़ा है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में बांटा या विभाजित किया गया है। जिस प्रकार से हिमालय पर्वत को जो है तीन भागों में बांटा गया था, कौन कौन से? हिमाद्री या महान हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक उसी प्रकार से उत्तर के विशाल मैदानों को तीन उपवर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी जो भाग है, पश्चिम दिशा में है, तो पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। और इसका बहुत बड़ा भाग जो है कहाँ है? उत्तर का मैदान में, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? झेलम निकलती है, चेनाब निकलती है, रावी निकलती है, व्यास निकलती है और सतलुज निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआबों की संख्या यानी दो नदियां आपस में मिलती हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच है। जो गंगा के मैदान का विस्तार है, अब गंगा नदी कहाँ से बच्चों निकली है? गंगा नदी हिमालय पर्वत के गोमुख से निकली है। कहाँ से निकली है बच्चों? हिमालय पर्वत के गोमुख से निकली है। और यमुना नदी यमुनोत्री से निकली है। इस बात को सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें। तो जो गंगा के मैदान है, गंगा के मैदान का विस्तार जो है घाघरा, जिसको घग्गर कहते हैं, तिस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। जो गंगा का मैदान है यानी गंगा जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है, जाती है, वहाँ वहाँ जो है इसका विस्तार हो जाता है। और ये गंगा कहाँ कहाँ से गुजरी है? गंगा जो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसके मैदान फैले हुए हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व में विशेषकर से असम में फैला हुआ है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका मैदान जो है असम में फैला हुआ है। असम में सबसे ज़्यादा ये जो है विस्तारित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले असमतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है
इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। तो ये जो मैदान है, चाहे गंगा नदी का विस्तृत मैदान हो, चाहे ब्रह्मपुत्र का हो, तो इनमें भी विविधता पाई जाती है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की गति से बढ़ती हैं आगे की ओर, और चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भावर के नाम से जाना जाता है। अब भावर क्या है? भावर क्या है? इससे यहाँ पर जो क्या होता है, जो नदियों का जल होता है वो स्थल से नीचे होता है, ऊपर दिखाई नहीं देता है। कंकड़ पत्थर होते हैं तो नदियाँ नीचे नीचे बहती हैं, कंकड़ पत्थर उसको जल को ढक लेते हैं, जल ऊपर नहीं बहता, तो ऐसे स्थान को भावर कहते हैं। सभी सरिताएं यानी सभी नदियाँ इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। क्यों विलुप्त हो जाती हैं? क्योंकि इनके नीचे बहती हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं और नम तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर वन्य प्राणी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया था। देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ से जो नदियाँ जो हैं ये निकल रही हैं। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब इसी क्षेत्र में एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। अब ये कहाँ स्थित है? जिन बच्चों को मालूम है कमेंट करें कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। जल्दी जल्दी कमेंट करें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, कहाँ स्थित है। तो बच्चों ये हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के पलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के पलिया में स्थित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। उत्तर मैदान में जो सबसे विशालतम भाग है, सबसे विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ भाग है, वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। और वे मैदान कहाँ स्थित है? जलोढ़ मैदान कहाँ स्थित है? नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, वांगर होना चाहिए, के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। इसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता दोबारा बनते हैं, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा खेती यहीं पर होती है। खादर को हम नवीन जलोढ़ कहते हैं और बांगर को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो खादर बांगर क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, ये भी प्रश्न बनता है। तो बच्चों अब आज के लिए यहीं तक, और अगले सेशन में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।